हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के चैप्टर 2 सजीव जगत में विविधता के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हमने इस कंप्लीट चैप्टर को विद एक्सप्लेनेशन अध्याय नोट्स के साथ में देख लिया था, जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, जो कि हमने देखा था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में। नोट्स भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराए थे आपको लिखित में, जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। इस चैप्टर को क्या कहा गया है वो सभी चीज़ें हमने वहाँ पर समझी थी। अब यहाँ पर बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। गेहूं के बीज दे रखे हैं, राजमा के बीज दे रखे हैं, दोनों ही आपने बीज देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले गेहूं की बात करेंगे, जड़ों और पत्ती शिराविन्यास में अंतर क्या होता है कि इसकी जड़ें जो होती है, गेहूं की रेशेदार जड़ें होती हैं, जो पतली शाखित जड़ें होती हैं, जो तने के आधार से फैलती हैं। पत्ती शिराविन्यास कैसा होता है, इसका पत्ती का शिराविन्यास कैसा होता है, गेहूं के पत्तों में समानांतर शिराविन्यास होता है, जिसका अर्थ है शिराएं पत्ती की लंबाई के साथ साथ चलती है, जैसे केले की पत्ती की चलती है उसी तरह से। राजमा की बात करेंगे तो राजमा में जड़ें जो होती हैं, हमने सभी तरह की बातें करी हैं पिछले वीडियो में। जड़ें समझी हैं, पत्तियां समझे हैं, पेड़ पौधों में विविधता समझी है। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए उस चैप्टर में क्या कहा गया है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जड़ें जो होती है राजमा में एक मूसला जड़ प्रणाली होती है, जहाँ एक मुख्य जड़ नीचे सीधी बढ़ती है, नीचे की ओर बढ़ती है सीधे, और उससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। मूसला जड़ प्रणाली ये होती है। और यहाँ पर गेहूं की प्रणाली कैसी होती है, जड़ों की रेशेदार, जो कि एक ही तने से निकलता है झुंड पूरा। और पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है, राजमा के पत्तों में जालीदार शिराविन्यास होता है, जहाँ शिराएं एक नेटवर्क बनाती हैं, जो पत्ती के पार एक केंद्रीय रेखा से फैलती है। तो ये था इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन के आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं, चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखें। खंड ग में दोनों आवास में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, कछुआ, केंचुआ और कबूतर। इन्हें आपको डिवाइड करना है, ख, क और ग में, इन दोनों में रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से वर्गीकृत करना है आपको। जलीय जीव में आ जाएगा ए में डॉल्फिन, व्हेल। स्थलीय जीव में आ जाएगा घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, केंचुआ, जो कि स्थलीय जानवर हैं। दोनों आवासों में रहने वाले देखिए, यहाँ पर कछुआ भी जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। मेंढक जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। और मगरमच्छ जो होता है वो भी जल में रहता है और थल में भी रहता है। तो यहाँ पर ये सी में जो आपका ये है ग, सी। ठीक है, ये सी हो गया, क हो गया ए, ख हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर ग में ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्षेत्र ग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मनु की माँ की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली की एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखे, लिखे कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देगा। देखिए, किचन गार्डन आजकल हर कोई बनाता है या नहीं बनाता है, तो आप देखिएगा रूफ टॉप पर गार्डन बनाते हैं, वहाँ पर भी किचन गार्डन बनाया जाता है। छोटे छोटे किचन गार्डन आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जहाँ पर धनिया, नीम, जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो बोई जाती हैं। तो इसी तरह से मनु की माँ ने दिखाया मनु को कि देखिए, ये मूली जो है ये भी एक जड़ है। तो वो जड़ किस प्रणाली की है, उसके पौधे की पत्तियाँ किस तरह की हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर लिखेंगे, मूली में एक मुख्य जड़ प्रणाली होती है, जहाँ एक मुख्य जड़ नीचे सीधे नीचे की ओर बढ़ती है। जो हमने सेकंड टाइप का जड़ देखा था राजमा वाला, वही है। अन्य जड़ों से बड़ी होती है। यह मुख्य जड़ होती है, इससे फिर अन्य जड़ निकलती है। ठीक है, यह मुख्य जड़ पौधे के लिए पोषण
पोषक तत्व भोजन को संग्रहित करती है। मूली के पौधे की पत्तियों में जालीदार शिरा विन्यास होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो जड़ प्रणाली होती है उसमें ज़्यादातर पत्तियों का शिरा विन्यास जालीदार रहता है, जिसका अर्थ है पत्ती पर शिराएं एक नेटवर्क जैसा पैटर्न बनाती है जिसमें मुख्य शिरा से छोटी शिराएं निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़ी बकरी और मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली बकरी की छवि को देखें। देखिए आपको दो तरह की बकरी दी गई है यहाँ पर, उनके बीच समानताएं और अंतर बताना है। इन अंतरों के क्या कारण है आपको वो बताना है। तो देखिए बात करेंगे हम माउंटेन गॉट और गॉट फाउंड इन प्लेन्स, यानी जो आपकी पहाड़ी बकरी है और मैदानी इलाकों में जो पाई जाने वाली बकरी है उनकी बात करेंगे। तो समानता में क्या आ जाएगा कि प्रजाति दोनों बकरियां हैं, एक ही परिवार से संबंधित है। आहार दोनों शाकाहारी होते हैं और पौधे खाते हैं। शारीरिक संरचना दोनों के खुर और सींग होते हैं, ये भी इनमें समानता की बात हो गई। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इनमें कुबड़ होता है पर्वतीय बकरी में, जो पर्वतीय माउंटेन गॉट होती है उनमें, जिसमें भोजन संग्रहित किया जाता है। इस भोजन का प्रयोग कड़ाके की ठंड में भोजन की कमी के दौरान किया जाता है। जबकि मैदानों में जो पाई जाने वाली बकरी होती है इनमें कोई कुबड़ नहीं होता। आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए माउंटेन गॉट में कुबड़ दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, जैसे ऊँट में रहता है। इसी तरह से मैदान में रहने वाली बकरी की यहाँ पर कोई कुबड़ नहीं, क्योंकि उसको आसानी से खाना मिल जाता है, खाना संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाल, इनके पूरे शरीर पर लंबे बाल होते हैं, इन्हें कड़ाके की सर्दी में जीवित रहने में सहायता करते हैं। बाल छोटे होते हैं मैदानी इलाके में पाई जाने वाली बकरी के। तो देखिए यहाँ पर बाल भी आपको दिख रहे हैं, याक की तरह रहते हैं, या जो ठंड में जो जहाँ पर रहते हैं ना, जो पशु रहते हैं उनके आप बाल देखिएगा काफ़ी लंबे होते हैं ताकि वो उन्हें ठंड से बचा सकें। तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पर बाल का। पैर, इनके पैर छोटे होते हैं जो इन्हें पर्वतीय क्षेत्र में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। लंबे पैर से चलना आसान नहीं होता है बजाय छोटे पैरों के, जबकि इनके पैर लंबे होते हैं। देखिए आपको पैर भी दिख रहे होंगे यहाँ पर बकरी के, इसके लंबे दिखाई दे रहे हैं, इसके छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो वो ये कारण होता है कि आसानी से चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, और इनके पैर लंबे होते हैं जो मैदानी इलाके में इन्हें चलने में सहायता करते हैं। खुर, इनके खुर बीच में से कटे हुए होते हैं जो इन्हें पैड की तरह चट्टानी सतह को पकड़ने में सहायता करते हैं, और इनके खुर जो होते हैं समतल जमीन पर चलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त होते हैं। सींग, इनके सींग घुमावदार होते हैं और इनके सींग सीधे होते हैं। तो समानता तो हमने देख ही ली है, घास पत्तियाँ खाते शाकाहारी होती हैं, दोनों के खुर और सींग होते हैं, ये समानता हो गई, और ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्याय में चर्चित विशेषताओं के अलावा किस अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जानवरों को दो समूह में बांटे? गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, कछुआ, व्हेल, मछली, टिड्डा और छिपकली। ये जानवर अपने निवास स्थान के आधार पर हैं। वे जानवर जो जमीन पर रहते हैं स्थलीय कहलाते हैं। वे जानवर जो पानी में रहते हैं जलीय जीव कहलाते हैं। स्थलीय जानवर होते हैं गाय, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, कछुआ, टिड्डा, छिपकली। जलीय जीव में आ जाएगा व्हेल, मछली। अब यहाँ पर जलीय जीव में कछुआ भी होता है, बट एक तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो वो स्थलीय जीव में ही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोग अधिक आरामदायक जीवन चाहते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। इसका हमारे आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको क्या लगता है कि इस चुनौती का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? तो वनों की कटाई का प्रभाव होता है जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, आजीविका का नुकसान। आपने देखा अभी टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले साल जो टेम्परेचर था गर्मियों में वो इस साल 5 डिग्री अप हो गया है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा अप हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हर जगह से कटते जा रहे हैं, सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, मैदानी इलाके में जो है अन्य मॉल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको शिफ्ट करने के बजाय काटा जा रहा है। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। इससे मिट्टी, देखिए आप आजकल देखिएगा जो आपदा आती है उसमें मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले पेड़ पौधे होते थे किनारों पर जो मिट्टी को कटने से रोकते थे, बट होटल्स बनते जा रहे हैं उनके किनारे, नदी तालाबों के किनारे, तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है क्योंकि पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं वहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें देखने योग्य हैं इस चैप्टर में, हमने सभी की बात भी की है। तो वनों की कटाई का ये प्रभाव पड़ता है। चुनौती का समाधान आप कैसे करेंगे? तो वो होगा पुनर्वनीकरण और वनरोपण से, टिकाऊ लॉगिंग प्रथाएं, संरक्षित क्षेत्र और शिक्षा जागरूकता। तो इससे समाधान हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो। अगला है फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं?
तो देखिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिया गया है। पौधा, क्या इसमें पत्तियाँ हैं, क्या इसमें जाली का रूपी शिलाविन्यास है, यहाँ पर क में आ जाएगा, और नहीं है तो ख में। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ये ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में जालीदार शिलाविन्यास होते हैं, जैसे आम, हिबिस्कस, गुलाब। ठीक है, ए वाले जो पौधे हैं। और बी वाले जो पौधे हैं ना, इनमें समांतर शिलाविन्यास होता है। जैसे ये पौधे ऐसे होते हैं जो जालीदार विन्यास नहीं होता इनमें, इनकी पत्तियों में भी, जैसे गेहूं, मक्का, घास। अगला क्वेश्चन है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है। गुड़हल का पौधा देखा है आपने, जो माँ दुर्गा के ऊपर ज़्यादातर चढ़ाया जाता है, माता जी को, जो लाल कलर का फूल होता है। जहाँ पर मेरे को जहाँ तक याद है, मेरे बचपन में ना, मैं उसकी जो ऊपर की और वो डंठल लगी रहती थी, वो हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलकर के उन्हें खाते थे। तो उस टाइम ये नहीं पता था कि इसका वास्तव में बेनिफिट है। उस टाइम वो अच्छा लगता था, इसलिए हम लोग खाते थे। बट आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा तो जाना कि वो बालों के लिए अच्छा रहता है, शरीर के लिए अच्छा रहता है, और काफ़ी सारी उससे जड़ी बूटियों में निर्माण में काम में लिया जाता है, उसकी पत्तियों को, उसकी शाखाओं को और फूल को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधा होता है। तो देखिए, एक वो झाड़ी होता है, इसके स्पष्टीकरण में प्रश्न पूछ रहा है राज अपने मित्र संजय से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, जो कि हो जाएगा, संजय स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे गुड़हल, हिबिस्कस जिसे कहा जाता है, कि पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। झाड़ी आमतौर पर मध्यम आकार के पौधे होते हैं। इसके तने की प्रकृति क्या है। झाड़ियों के तने कठोर होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते। गुड़हल की पौधे की शाखाएं कैसी दिखती है। झाड़ियों पे आमतौर पर शाखाएं जमीन से करीब निकलती हैं। क्या गुड़हल के पौधे का तना लकड़ीदार होता है। झाड़ियों में अक्सर लकड़ीदार तने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि गुड़हल एक तौर पे झाड़ी नुमा पौधा ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक समूह के लिए इन पौधों की उदाहरण ढूंढें। समूह ए हो जाएगा डिकोट, यानी मूसला जड़ जिसमें होता है, आम, गुलाब, हिबिस्कस। समूह बी मोनोकोट जिसे कहा जाता है, रेशेदार जड़ें होती हैं, जैसे गेहूं, चावल और मक्का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के लेबल वाले भाग को देखिए। बत्तख के पैरों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या नजर आता है। बत्तख इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी। तो देखिए, आपको बत्तख और पिजन दो दिए गए हैं, कबूतर। तो देखिए, इसमें आपको पंजे अलग तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, वेब्ड फीट होते हैं, जबकि पिजन में ऐसा नहीं होता। तो अंतर ये होता है कि जालदार पैर होते हैं बतख के, जो कि इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। तालाब में आपने देखा बतख तैरती रहती हैं, तो वो सहायता करती है, जालीदार पैर के थ्रू वो तैर पाते हैं। कबूतर जालदार पैर नहीं होते, अलग अलग पंजों वाले नियमित पक्षी के पैर होते हैं, तो इसलिए ये तैर नहीं पाते, इससे ये काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो जालदार पैरों से बतख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हो गई। तैरना, बतख के जालदार पैर उसे पानी में प्रभावी रूप से तैरने में सक्षम करते हैं। कीचड़ या गीली सतह पर चलना, जालदार पैर बतख को स्थिरता प्रदान करते हैं, उसे डूबने से बचाते हैं। बतख के जालदार पैर तैरने के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूल होते हैं, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सकती है। तो ये हो गई यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर और भी बातें कही गई हैं कि क्या क्या आपको सीखा जा सकता है इस चैप्टर के थ्रू। तो देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक वन्य जीव विज्ञान के बारे में पढ़ें, जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। संक्षिप्त रिपोर्ट बताएं। आपने इस चैप्टर में देखा, हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था, सालिम अली जो पक्षी बर्डमैन कहा जाता है, एक लेडी के बारे में और पढ़ा था। तो आप भी ऐसे कई वैज्ञानिकों को पढ़ें और उनका रिपोर्ट तैयार करें कि वो किस चीज़ में सक्षम हैं, किस चीज़ में उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स तैयार कर सकते हैं। भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या मुदप्पा, उषा लाल चुक्पा, गजाला शाहबुद्दीन, नंदिनी वैलो, विद्या अथरिया, उमा रामकृष्णन, दिव्या कर्नाड के योगदान के बारे में पता कीजिए। इनमें से 3 के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने पेड़ पौधों के लिए लड़ाई लड़ी है।
अपने विद्यालय में पौधों वृक्षों को स्थानीय नामों से चिन्हित करें। इसके लिए शिक्षक और माली की सहायता लें और अपनी नोटबुक में इन पेड़ पौधों की सूची बनाएं। स्थानीय नाम, आप स्थानीय नाम में क्या जानते हैं, ठीक है। अपने शिक्षक की सहायता से क्षेत्र भ्रमण, प्रकृति की सैर की योजना बनाएं। हमारी जैव विविधता की रक्षा के लिए भारत में प्रारंभ की गई बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, इसी प्रकार की अन्य परियोजना के बारे में बात करें जो अपनी कक्षा के लिए प्रस्तुति तैयार करें। अपनी कक्षा को 6 विद्यार्थियों के समूह में बांटें। अब चर्चा आरंभ करें कि आसपास में जैव विविधता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस के वृद्धजनों से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधे और जंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिन्हें वे वर्तमान में देखते हैं परंतु पहले नहीं देखते थे, अथवा जिनको वे पहले देखते थे अब नहीं दिखते, और जो अब दिखते वो पहले नहीं दिखते थे। इन पौधों और जंतुओं के लिए जंतुओं के चित्र जो है वो एकत्रित करें, उन्हें स्क्रैप बुक में चिपकाएं। शिक्षक से उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर आप वो टिप्पणी लिख सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका एक कंप्लीट चैप्टर। होप सो आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो हमने इस चैप्टर के रिलेट देखे हैं वो सभी अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी हम हमारे चैनल के थ्रू देखते रहेंगे और आगे के चैप्टर्स भी हम इसी तरह देखेंगे। पहले फुल एक्सप्लेनेशन विद अध्याय नोट्स देखेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ताकि आपको वीडियो काफ़ी लंबा ना लगे और आपको 2 से ज़्यादा कभी भी किसी चैप्टर के पार्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको 1 या 2 वीडियो में ही संपूर्ण आपका पार्ट का सारांश, व्याख्या, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।